बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त सिविल और अस्करी हुकूमत जो है और क़यादत वो पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए कोशा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल की जा चुकी हैं। मगर मुल्क के अपने अंदर जो एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक अपने एजेंडे पर है और उसी एजेंडे के तहत जो है आज KP CM अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बानी PTI से मुलाकात की और उससे पहले जो है उनसे मुलाकात ना होने के बड़े गिले शिकवे किए गए, लेकिन आज उनकी जो दुआ है वो रंग ले आई और तवील मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में बानी PTI ने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, पार्टी में जो धड़ेबंदी है, सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं और जो कुछ जो इनके क़यादत है, कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से जो मनफी स्टेटमेंट आते हैं उसके हवाले से भी बात की और जो ख़ास तौर पे अंदरूनी इत्तेहाद है उसको मजरू करने वालों का जो सद्देबाब है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि उसकी हिदायत की कि उसको ठीक किया जाए। और साथ साथ जो है कुछ सूबे के हवाले से जो बात की गई है उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ राब्ताकारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है ताकि जो सूबे में अमन व अमान है उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है या सूबे में जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी मुखालफत भी की है। तो हम सवाल तो ये है कि ये तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर तो हम बात करेंगे। और फिर उसी तनाज़ुम में अगर देखा जाए तो वज़ीर कानून का जो स्टेटमेंट है जिस पर मैं आगे चल के बात भी करूँगी वो भी बड़ा अहम है। और यकीनन इसके अलावा जो भी सिचुएशन जो अपडेट्स हुई हैं उसके तो हम बात करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ यही होगा कि बानी PTI जो है वो इस बात पर नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे कि हमारी एहतजाजी तहरीक के मतलूबा नताइज क्यों हासिल नहीं हो पा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि बहुत बड़ा जलसा था क्योंकि सूबे में जलसा था KP में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि शायद 5-10 लाख लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन बहरहाल जितने भी आए तो एक तरह से एक तनाजुर में ये कामयाब जलसा ही होगा। उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ शफकत अवान साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, ओन शिराजी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, चौधरी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इरबाब खज़र हयात, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शफकत अवान साहब, बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, इसका जवाब यकीनन आपको पता ही होगा कि कानून की पासदारी करना तो हर ख़ास आम का फ़र्ज़ है या नहीं है। पहले तो इसका जवाब दे दे सर आप। ये पूछने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में, हाँ या ना है, बिल्कुल है ना। तो अब दूसरा सवाल ले लीजिए कि लेकिन अगर किसी मुल्क में कोई कानून हो तो सर कानूनी है। अब आगे सवाल तो सुन लेना आप। KP के जो वज़ीर आला साहब हैं वो कानून में नहीं, अदालत में पेश नहीं होते, मगर वो बानी PTI से मिलने चले जाते हैं अडियाला जेल। सर इस पे बड़ी तनकीद की जा रही है, कानून की पासदारी कर लेती भी तो बहुत अच्छा होता और मुलाकात तो उनका हक है। मैं वकील हूँ, पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून की हालत है उस पर दिल इतना रंजीदा है और लोगों के इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वक्त इस मुल्क के खुदादाद में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कोई आइन और कानून की बात करें तो मैं ट्रायल कर रहा हूँ 9 मई के, मेरे साथ आप डिस्कस करें और मुझसे पूछें कि किस किस तरह के जुल्म हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, लीडरान के साथ, और किस किस तरह के नामुनासिब और गैर कानूनी किस्म के फ़ैसले आए हैं, तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगी। और अगर कोई डिबेट हो जाए आपके चैनल पे और यहाँ पे वज़ीर कानून साहब मेरे साथ बैठे हों और शायद वो एक बात का भी जवाब ना दे सकें। ठीक है, दूसरा जवाब दे दे सर आप, फिर मैं आगे मेहमान की तरफ। क्या जी, अदालतों में जाना चाहिए सर मैं तो पूछ रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को इतनी बार अदालत ने बुलाया, वो एक दफा भी नहीं पहुंचे, लेकिन वो अडियाला जेल पहुंच गए। तो कानून की पासदारी तो करनी चाहिए ना। आपका जो गिला शिकवा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग तो मानते हैं ना तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, कानून एक रास्ता देता है वो करें, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो बिल्कुल नहीं। और शिराजी साहब, सर आप क्या तबसरा करेंगे कि इस मुल्क में, ये मुल्क अब जहाँ पहुँच रहा है उसे पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, सुपर पावर तक एक्नॉलेज कर रहा है, हर कोई पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो कदम से कदम आगे बढ़ाना चाहता है, हमारी दिफाई सलाहियतों को देखते हुए उनकी खिदमत लेना चाहता है, हमारे मुल्क में जो निज़ाम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये गिला शिकवा कितना जायज़ है? देखिए शाजिया, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शफकत अवान साहब मेरे साथ बैठे हैं, मेरे भाई ज़िला सरगोदा से हैं
और इस तरह का मौक़िफ़ अपनाते हैं तो मुझे ना मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। ये एमएनए बने बैठे हैं, ये इसी निज़ाम से वोट लेके आए हैं, इन्होंने हलफ उठाए हैं और उसके बाद ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है, उनसे मेरी अडियाला जेल के बाहर मैंने देखा तो वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। मैं गया बैरिस्टर साहब के पास, मैंने कहा सर ये तो आप कैमा कमेटी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने तो रिज़ाइन कर दिया कैमा कमेटियों से। बानी चेयरमैन ने कहा था आपने रिज़ाइन कर दिया, सारी ली जा रही गाड़ियां क्यों नहीं वापस कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कर देंगे। मैंने कहा इसी तरह करेंगे जैसे बानी चेयरमैन पहले एक बार असेंबली से इस्तीफे दे चुके थे और फिर 3-3, 4-4 माह की तनख्वाहें ली हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रैशनल होके सोचना चाहिए। एक तरफ आप इसी निज़ाम के तहत जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, पर्क्स प्रिविलेज ले रहे हैं और इन्हीं लोगों के साथ आप बैठते हैं, आप कैमा कमेटियों में बैठते हैं, आप पीएसी की चेयरमैनी लेते हैं और उस वक्त तक तो सारा निज़ाम ठीक होता है। फिर एक आर्डर आ जाता है, एक हुक्म आ जाता है और फिर आप बैठ के जनाब टीवी के सामने ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी इस निज़ाम में कौन सा आइन है, कौन सा कानून है। तो उस वक्त आइन और कानून कहाँ था जब मरियम नवाज के साथ जो सलूक किया जा रहा था, जब शहबाज शरीफ के साथ और राना सनाउल्लाह के सेल में जब चीनी फेंकी जा रही थी, तो शायद मेरे ख्याल में शफकत अमान साहब उस वक्त सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ पेश हो रहे हो, वो शायद ये मामलात ना देख रहे हो, वो इनको अब कंपेयर नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जहां जहां आइन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां वहां हमें बात करनी चाहिए, लेकिन जो बात है वो बैलेंस करनी चाहिए। जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट देती है कि जनाब बिल्कुल ये देखें, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बाहर के जो मुख्तलिफ पार्लिमानी वफद जाते हैं उनमें शामिल होते हैं। आप फिर सिस्टम में भी मौजूद हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी भी हैं, आप निकालना चाहते हैं सिस्टम से ले भी रहे हैं और फिर आप कहते सर हम किसी लोगों के वोट लेके आए हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम निकले सिस्टम से? साहब आप किसी आइन कानून क्या आइन और क्या कानून कोई है इस मुल्क में? आइन और सर आप कानून किसके तहत आज मुझे बैठ के अदालत में कह रहे हैं, आप किसके आज मुझे बैठ के अदालत में कह रहे हैं, हम पर बांटने आप कर किसके सकते तहत हैं मर्जी से हैं? सर आप आइन और कानून है? मुझे ये मैं बताइए वोट लेके आया हूं, मैं को आप हम वोट लेके आए हैं, कानून के तहत है तो आइन के तहत है, तो किसके तहत आप मेरे प्रोग्राम के जिसके तहत आप एमएनए हैं, सर जिसके तहत आप जिसके तहत आप एमएनए हैं, जिसके तहत आप एमएनए हैं, इस तरह से प्रोग्राम आगे नहीं करूंगी, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अरबाब खिज़र हयात साहब नून लीग से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरबाब साहब, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि क्लेम करती आई है कि जी हमें अवाम के मैंडेट से जो है हम तीसरी बार इक़्तिदार में, तकरीबन कमोबेश 13 साल हो गए हैं, हम हमेशा डिबेट करते हैं कि भाई पीटीआई ने क्या डिलीवर किया है जिसकी वजह से अवाम जो है उनको वोट देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेहमान है वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। सर कल का जलसा हम उसे नाकाम नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन अपने सूबे में जलसा करना, वो आप ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो आते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या वाकई जो कल जलसे में मुख्तलिफ जो इनके मिनिस्टर्स ने बयान दिया है, जिसमें हमने जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी देखा और दूसरे सूबाई वजीर भी थे, उन्होंने कहा जी अब ये जलसा कामयाब हो गया है, अब हम जाएंगे इस्लामाबाद का रुख करेंगे कि बानी पीटीआई को जो है रिहा करके आएंगे। तो ये तो इनका एक तरह से सियासी जमात का एक कानूनी हक है। आप इस पे, आपकी जमात क्या इस पे तबसरा करेगी? देखिए शाहजहां, मैंने अभी शफकत साहब की बातें सुनी, उन्होंने एक तो अदालत को टारगेट किया, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनकी याददाश्त कमजोर हो तो मैं उन्हें याद दिला देता हूँ कि उनके लिए तो जब रात को 12 बजे भी अदालतें खुला करती थी तो उस वक्त उनको आइन और कानून का पता नहीं था, तो अब इनको आइन और कानून की बातें याद आ रही है। जबकि क्या वो भूल गए हैं कि जब इनके हक में फैसले हुआ करते थे, धड़ाधड़ फैसले हुआ करते थे और हमारे कैदी जो है वो जेलों में पड़े होते थे और उनको जो बेकसूर उनको सजाएं सुनाया जाया करती थी, उस वक्त शायद मेरे ख्याल में इनको याद नहीं है, तो मैं वो याद दिलवाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह कि आपने पिशावर के जलसे की बात की, तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑन दी रिकॉर्ड पे है कि इलेक्शन से ये जलसे थे तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि ये लोग 5000 का जलसा भी नहीं कर सकेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा था अपने पार्टी के कैदीन को, कारकुनों को कि 1 करोड़ बंदों को जमा करना है, क्योंकि 1 करोड़ मेरे ख्याल में वो तो एक उनके तो डायलॉग हर वक्त हम सुनते रहते हैं, तो ये भी एक उनका डायलॉग था और मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि, और ये रिकॉर्ड पे भी है कि उन्होंने 5000 कुर्सियां ग्राउंड में डाली थी, लेकिन वो कुर्सियां भी जब वज़ीर-ए-आला ने तकरीर शुरू कर दी तो वो खाली थी उस वक्त।
तो 5,000 लोग भी उसमें शिरकत नहीं कर सके थे। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो है उनका जलसा बल्कि पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। और जो परसों का जलसा था तो वो तो एक, यानी मैं उसको हुकूमती जलसा कहूंगा, कि उनमें ना ही पार्टी के कारकुन थे, ना ही उसमें पिशावर के आवाम थे, ना खैबर पख्तूनख्वा के आवाम थे, बल्कि उसमें तो पटवारियों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों को, हेल्थ एजुकेशन इनकी डिपार्टमेंट के एहलकारों को लाया गया था। और जो अफगान महाजरीन यहाँ पर पिशावर में गैर कानूनी मुकीम है, जो घरों में महबूस थे, उनके पीछे बाकायदा गाड़ियां बेचकर उनको घरों से निकाल कर जलसा का लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो टारगेट पूरा न कर सके जो ये दावे किया करते थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकी मुल्क में तो वैसे भी तहरीक इंसाफ का खात्मा हो चुका है, लेकिन परसों जो जलसा हुआ है 27 को, तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है इनकी सियासी मौत हो गई है। और जहां तक शफकत साहब की बातों का ताल्लुक है, तो मैं ऑन सिराजी साहब की बातों का, तो मैं उन्हें सेकंड करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल अच्छी बातें की कि इनको देखे, इन्होंने कहा है कि हमने कमेटी से इस्तीफे दे दिए, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारी मराहत हासिल कर रहे हैं। तो उन्हें देखे ना, इन्हें सरकारी, ये जो इमरान खान जो बानी चेयरमैन है, जो उनके फैसले आ रहे, तो ये तो उनसे भी एतराफ कर रहे हैं कि वो कह रहे कि आप मुस्तफी हो जाए, आप गाड़ियां छोड़ दे, आप सरकारी मराहत छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वही तमाम मराहत हासिल कर रहे हैं, बल्कि उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो इसका तो साफ मतलब ये है कि उन्हें अपने बानी चेयरमैन से कोई सरोकार नहीं है, जबकि जो इनके जो सूबाई सदर है और उनके जो वज़रा है, जिन्होंने कहा था कि हम आइंदा के लिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, तो 26 नवंबर 2024 के बाद जब ये इस्लामाबाद में अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए थे वज़ीर आला और उसकी बाकी जो पार्टी गई थी थे, तो उसके बाद तो ये अटक के उस पार जा ही नहीं रहे। वो तो इस तरह की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलसे जुलूस करते हैं, उसमें भी इन्हें नाकामी का सामना है। जबकि अखलाकी तौर पर तो अब वज़ीर आला को मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बुलंद व बांग दावे किए थे उससे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। चलिए ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। सर आपका पॉइंट आ गया। शफकत साहब, कल जो है जलसे में हमने देखा था कि बड़ा लोगों ने, आज की बात कर लूँ मैं पहले, ताकि आपका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए, कि आपके पानी पीटीआई ने जो है वो भरपूर एतमाद का इजहार किया है अली अमीन गंडापुर पे, और अंदरूनी इख्तलाफात, लॉ एंड ऑर्डर सूबे में और दीगर मामलात को एड्रेस करने की बात की। लेकिन हमें इसके बरक्स कल जलसे में जो है कुछ और मंजर नज़र आया, जिसमें आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो कुछ बदसलूकी भी की गई है। तमाम मामलात हुए, लोगों ने कुछ स्टेटमेंट भी दी, लोगों ने बोतलें भी फेंकी हैं, जूते भी फेंके हैं। सर क्या वजह है, लोगों का गम गुस्सा क्या है? आप ही के कारकुनान थे ना वो। पहली बात तो ये है कि मैं जो मुलाकात है उसका अहवाल उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की तो मेरे तक नहीं पहुंचा, शायद बाद में मीडिया टॉक कर दी हो, की है बाद में मीडिया टॉक जी, चले मुझे नहीं पता। वो मीडिया पर जी करने दे सर, शफकत साहब को बात तो मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने मीडिया टॉक में क्या बताया, इसलिए मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी अगर कल वाले जलसे को कोई नाकाम जलसा कहे तो ये अपने अरबाब खिलर साहब की बड़ी हिम्मत है कि बगैर लीडर के मैंने नहीं देखा हिस्ट्री में कोई इतने बंदे इकट्ठे कहीं हो जाएं। ये सारी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून, ये पीपल्स पार्टी, ये अपने सारे लीडरान को नवाज शरीफ से लेकर मरियम तक और बिलावल से लेकर आसिफ जरदारी तक, ये सारों को एक स्टेज पे इकट्ठा कर दें और इससे 10 गुना कम भी लोग इकट्ठे कर लें तो मैं उनको मान जाऊंगा। जो बगैर लीडर के इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे और पूरे पाकिस्तान के हर कोने से वहाँ पे लोग थे। अब बात रहेगी कि कोई लोगों ने एहतजाज किया, लाखों लोग थे, अगर उसमें से 100-200 नाराज हैं अली अमीन खान की पॉलिसियों से या वो एहतजाज कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जमहूरियत है। हमारी पार्टी में तो लोग इमरान खान साहब के सामने भी खड़े होकर सीधी बात कर देते हैं। हमारी पार्टी में लोग मुंह पे खड़े होके और हमारे लीडर के सामने भी हक की बात, सच की बात कह देते हैं, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें हक और सच बोलना सिखाया है। ये हमारे डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं है हमारी पार्टी में। वो लोग नाराज़ होंगे पॉलिसियों से, मे बी जो वहाँ की गवर्नेंस है उससे नाराज़ हों, मे बी वो ये चाहती हों कि अली अमीन खान को इमरान खान की रिहाई के लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल होंगे 100-200 लोग नाराज़ और उन्होंने एहतजाज किया होगा और उनका राइट है एहतजाज करना। कोई ऐसी बात नहीं है कि अली अमीन खान आसमान से उतरे हैं और उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर सकता। ये जमहूरियत है और हमारी पार्टी जो है वो जमहूरियत पर पूरा यकीन रखती है।
ठीक है। तो ऑन शिराजी साहब, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये जलसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आगे की स्ट्रैटेजी है उसको क्लियर करेगा, हुई कुछ चीज़ें क्लियर? देखें, बतौर सियासी तजियाकार जब शफकत साहब बात कर रहे होते हैं तो मेरे जहन में पुरानी कहानियाँ चल रही होती हैं। मुझे याद है कि 2018 के इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ पे थे और मरियम नवाज साहिबा कहाँ पे थी, और उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे पंजाब में किस अंदाज में हो रहे थे और कितने बड़े और दीगर सूबों में हो रहे थे। अब आज जो है मेरे ख्याल में शफकत साहब भी कल जलसे में नहीं थे, और आज अच्छा आप स्टेज पर थे। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आप अगली कहानी सुना रहा हूँ ना आपको, क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब को पंजाब की शिकायत लगाई है, और उन्होंने कहा कि पंजाब से, जब खान साहब ने पूछा कितनी बड़ी तादाद में लोग जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो लोग क्यों नहीं थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि पंजाब से लोग इतनी तादाद में नहीं आए जितनी तादाद में आने चाहिए थे, और इसकी उन्होंने कहा बाकी जो दीगर अवामल हैं उन तमाम की मैं इंक्वायरी करूंगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने आज वहाँ पे कहा। अब सूरत हाल इस वक्त मेरिट की बात हो रही है और बात हो रही है कि जी डिक्टेटरशिप नहीं है, तो मेरे जहन में फिर मिशाल यूसुफजई का नाम आता है कि उनका, शफकत साहब का एक तवील रिकॉर्ड है। मैं जैसे बता रहा हूँ मेरे नेटिव जिला से है, मुझे पता है तहरीक इंसाफ के लिए इनका कितना काम है, कितनी मेहनत है ना, तो क्या मिशाल यूसुफजई की भी इतनी मेहनत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और क्या मिशाल यूसुफजई इस बात पे पूरा उतरती थी कि उन्हें सेनेट का टिकट दिया जाता और उन्हें सेनेटर मुंतखब किया जाता? तो बहरहाल खान साहब खुद ये मान चुके हैं बड़ी जगहों पे कि मेरा जो बिल था, मेरा जो एक जो बजट पास करवाना होता था, वो भी वो इदारों का कहते हैं कि इदारों की वजह से पास, फलां लोगों की वजह से पास होता था, मेरे पास लोग इकट्ठे नहीं होते थे। तो हाइपर निज़ाम की बात करें तो मेरे ख्याल में ये खान साहब का अपना कन्फेस है। खान साहब ने 12 तौर पे ये बात की है कि जनाब मैं तो उनके पास नहीं जाते तादियों के पास। इस तरह की स्टेटमेंट खान साहब ने पहले भी दिए हैं, दौरान भी दिए हैं जब वो वज़ीर आज़म थे, और वज़ीर आज़म के बाद भी उन्होंने जब इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, सबसे उससे पहले वो बड़े जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को बड़ा जमहूरी कहते थे, बड़ा हेल्पफुल कहते थे, और फिर एकदम खान साहब ने पलटा खाया और उन पे जब इल्ज़ामात लगाने जी, वो हेटेड स्पीचेस और ये सारी चीजें प्रोवोकेटिव करना और इनसाइड लोगों को इस तरह बातें बताना, कल हमने वो स्टेटमेंट सुनी है पीटीआई के कुछ कायदीन की जानिब से। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि खान साहब खुद ये मान चुके हैं कि जनाब अली मेरा जो निज़ाम था वो कहाँ से चल रहा था, किस अंदाज में चल रहा था। अब इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि इनका निज़ाम बड़ा उस वक्त जमहूरी था, बड़े जमहूरी अंदाज में चल रहा था, और जनाब तमाम फैसले जो थे इमरान खान साहब कर रहे थे, जो इमरान खान साहब खुद नहीं मानते कि तमाम फैसले जो है मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है, दूसरी जानब जो कहा जाता है जी अदालतों पर असरअंदाज, खान साहब अमरीका खड़ा होकर ये जरूर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के जो है जाके एसी उतरवाऊंगा। तो ये हुक्मरान का क्या काम है? ये वो रिवेंज है जो खान साहब के अंदर था, और मेरे ख्याल में सियासतदानों के अंदर इस तरह के बदले की आग नहीं होनी चाहिए। हमें सबको मिलकर इस मुल्क को आगे लेके। अच्छा शफकत साहब, इतना अच्छा फोरम है, इस फोरम में आप अपनी बात आगे कन्वे कर सकते हैं, मगर हमने देखा आज भी नेशनल असेंबली में हमें शोर शराबा नजर आया अपोजिशन जमात की जानिब से। उसके अलावा पार्लियामेंट में भी आप लोग उसी तरह का वो करते हैं, सेनेट की कायमा कमेटियों से आप लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर जो है अवामी असेंबली लगाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट तो सुप्रीम इदारा है सर, वहाँ पर आप लोग करें जो एहतजाज करना है, आपका हक है ये। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने के लिए, सिविल सुपरमेसी के लिए ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए हम हाइब्रिड निज़ाम पे यकीन नहीं रखते। तो सर आप मौजूद हैं ना सर अंदर? नहीं सर, मेरा सवाल इसी में ऐड कर लीजिए, आप लोग हैं ना उसके अंदर सर, मौजूद हैं ना आप? आपको बाहर तो नहीं किया? मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें, आपकी भी मजबूरी है। नहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं सर, मेरा सवाल बिल्कुल लॉजिक वाला है। फिर मेरी बात तो सुन लें, मुझे जवाब देना है या किसी और ने देना है? दे। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, या तो जमहूरियत होती है या डिक्टेटरशिप होती है, हाइब्रिड कुछ नहीं होता। बाकी मेरे भाई कह रहे थे कि इनके दौर में भी गलतियां हुई हैं, भाई हम एडमिट किए हैं, हमने कौम से माफ़ी मांगी है जो हमने गलतियां की हैं, और ये जो 4 दफ़ा वोट को इज्जत दो से लेके और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी सीख जाएं। 4 दफ़ा हो गई है ना इनकी, हम तो एक दफ़ा की हुकूमत और हमने सीख लिया अपनी गलतियों से कि ये हमने गलत किया और नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने जो गलत किया हम उसको सही करेंगे। हम सिविल सुपरमेसी के लिए, हम मुल्क में आईन और कानून की बहाली के लिए ये अपनी जंग जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अवामी असेंबली लगाने का मतलब क्या लॉजिक? असेंबली में जब देखिए हम जमहूरियत की असेंबली पे यकीन रखते हैं, हम वहां पे बैठना चाहते हैं जहां पे डेमोक्रेसी हो,
हम वहाँ पे नहीं बैठना चाहते जहाँ पे खुद ही हुकूमत वाले कह रहे हो भाई हमारे पास में कुछ नहीं है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ऐसे ही मिलजुल के चलना है, तो फिर जो चला रहे हैं उन्हें चलने दें, फिर ये बस कर दें। और एक मेरे भाई ने बात की है कि अली अमीन कह रहा है कि पंजाब का उन्होंने गिला किया है, ये जो खुफिया कैमरा लगा है उससे कोई बात इनके पास आई होगी, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं ठीक है। है। उस पे इन्होंने फिर सुन लिया होगा, वो रिकॉर्डिंग शायद उन्होंने कर दी हो। देखिए सेनेट के जो मेरी बात का भी जवाब दे दीजिएगा। खुफिया कैमरे उस वक्त लगाए मेरी गए थे बात के पाकिस्तान जवाब आप तहरीक दें। इंसाफ की हुकूमत की जानिब मेरी से बात लगाए का गए थे। जवाब आप जब दें। सेनेट के ठीक है इजलास वो इंतखाबात हो रहे थे तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ चले को खुफिया अरबाब कैमरों का साहब काफी जरा फिक्र सर इसका जवाब दे दीजिए। जो मैंने इनसे बात की कि भाई एक सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, क्यों वहां पर जो इनको मौका दिया जाता है मगर वो पूरा जो हम वक्त देखते हैं वो शोर शराबी की नजर हो जाता है। अब ये जो अवामी असम्बली लगाने की जो उन्होंने लॉजिक पेश की है, क्या एक्सेप्टेबल है वो? देखिए जहाँ तक शफकत बातों का ताल्लुक है तो उन्होंने एक असेंबली को हाइब्रिड असेंबली कहा है। तो मैं जरा उनको ये भी बताता चलूँ कि हाइब्रिड असेंबली तो खैबर पख्तूनख्वा में कायम है, तो तीसरी मरतबा इनको हम पे मुसल्लत किया गया है। ये वोट के जरिए इक़्तिदार में नहीं आए हैं। अगर ये उनकी खुशफहमी है कि हम वोट के जरिए इक़्तिदार में हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। हकीकत देखिए मैं बार बार कई टॉक शो में ये कह चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हम पे मुसल्लत जा रही है तीसरी मरतबा। हाइब्रिड हुकूमत तो यहाँ पर कायम है। यहाँ पर आप आए देखिए कि यहाँ पर एक मुझे तरक्की काम आप बताए कि इन्होंने किया हो। आप पंजाब के हालात देखिए, पंजाब में जब कैबिनेट का इजलास होता है तो उसमें पिछले इजलास की कारकर्दगी बयान की जाती है। यहाँ पर जब कैबिनेट का इजलास होता है तो उसमें सफाई धरनों के, सवाए जलते जलूसों के, करप्शन के और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम सुबह अखबार खोलते हैं तो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है। अगर हम सोशल मीडिया खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है। अगर हम न्यूज चैनल खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें सामने आती है। यहाँ पर तो हुकूमत नाम की कोई चीज हमें नजर आ ही नहीं रही है। यहाँ पर तो देखिए कि कोहिस्तान में अरबों रुपए की तरह करप्शन सामने आई है। इसी तरह दीगर अजला में आप देखिए अभी जो कुदरती आफत आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो सूबाई हुकूमत ने उनको कह दिया है कुछ भी नहीं। और अगर ये जलसे पे जो गुज़श्ता रोज जो करोड़ों रुपए खर्च कर गए हैं, ये एक नाकाम जलसा था, नाकाम तरीन जलसा था। अगर वो पैसे ये लोग उन मुतासिरीन को देते तो वो उनको दुआएं तो कम अज कम दे देते, लेकिन ये ना दुआ ले रहे हैं ना ये किसी के काम आ रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन की पड़ी हुई है। जबकि 3.5 साल तो इन्होंने मरकज में भी हुकूमत की है, उन 3.5 सालों में भी उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया था। और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर उस वक्त हुकूमत कायम की थी, क्योंकि उस वक्त तो हुकूमत देने को कोई तैयार ही नहीं था। लेकिन उनका सारा गन हमने अपने सर पे ले लिया और हमने अपने सियासत की कुर्बानी दी थी, जिस पर हमने बहुत सी बातें की सुनी लोगों पाकिस्तान के अवाम की। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें 2024 के इलेक्शन में कामयाबी दिलवाई। और इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे आप देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह अमेरिका, कतर, सऊदी अरब तमाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हमायत में लब देख के चुके हैं। और मुझे तो अभी ये भी शुबा हो रहा है कि एक दिन हिंदुस्तान भी हमसे ये हमारी वो करेगा कि आए आप हमारी जो है एयरपोर्ट संभाले और ये और वो करे हमारे लिए। मुझे उस बात का भी शुबा हो रहा है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहा है। और हमें सब चाहे वो पोजीशन हो या जो भी जो बातें हो या सिविल सोसाइटी हो, जो भी हो, इस वक्त तमाम को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान की हुकूमत का, अपने सिपहसालार का इनका साथ ठीक है, देना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई चले हमसे देख- ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शफकत साहब, आपके बानी पीटीआई ने बहुत सारी बातें की सीएम से केपी, वहाँ पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी बात की। अब सर देखिए, दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है। दहशतगर्दी से इस वक्त पूरे मुल्क को मिलकर लड़ना है, इवन अवाम को भी साथ देना है। लेकिन अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, आप लोग उसको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी एक वजह क्या है? दूसरी बात सर ये हो गई कि विफाक अब तो एक की अपनी पॉलिसीज होती हैं। अब जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि जी आपके बानी पिटाई ने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत से बात किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी सब कुछ है, तो ये तो आप अकेले तो नहीं कर सकते ना। ये तो आपको हुकूमत के साथ मिलकर, आपको जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर, आपको उनके डोमेन में रह के आप बिल्कुल जाएं, साथ बात करें। हमारे सागदार साहब भी गए, बात की इस हवाले से। आप लोग क्यों विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी अपना रहे हैं? बिल्कुल विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी नहीं अपना रहे, लेकिन हम बेगुनाह इंसानी जानों के ज़ियाब को भी कभी एंडोर्स नहीं करेंगे। सर जो हथियार नहीं फेंकेंगे वो बेगुनाह तो नहीं अब मेरी होंगे ना? जवाब आप सुने, उनके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस है इस वक्त।
यही तो मसला है आपके साथ कि जब बाकी आपके सर, मैं गेस्ट बोल थोड़ा रहे correct होते हैं करूंगी तो आप आप दरमियान में नहीं उनको टोकती। चलें, चलें, ठीक है, तो चलें। फिर मुझे जवाब ठीक है, देने बाबा। दें। आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें जहाँ पे पता है दहशतगर्द हैं, उनको मारें क्या, उनकी नस्लें खत्म कर दें, लेकिन हम बेगुनाहों का खून बहेगा और हम चुप रहेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसा नहीं ठीक करेगी है। बिल्कुल भी। ठीक है और बात सुन लें। जी। और दूसरी बात ये जो कह रहे थे पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और करनी भी चाहिए। ऑन साहब, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल है कि वजीर कानून साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो हो रहा है वो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वो हथियार उठाकर जो है वो हमारे मासूम शहरियों को मार रहे हैं। और ये जो हम शफकत साहब बात कर रहे हैं, इसमें तो फैक्ट चेकिंग भी आ गई है कि वो सारा फेक था, उसकी भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पीटीआई ये तमाम बातें समझ रही है, या आप क्या समझ रहे हैं कि विफाक की और सूबे की पॉलिसी जब तक दहशतगर्दी के हवाले से एक नहीं होगी, हम दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकते? मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जो मरकज की पॉलिसी होती है, इससे पहले खान साहब ने अपने दौर में ये किया था कि खान साहब वहां से दहशतगर्दों को लाए थे और कहा कि जी मैं वो उनको यहाँ पे 41,000 की जो बात कर रहे हैं बस आऊंगा, जी जी यहाँ पे उनको घर बनाएंगे, इस तरह करेंगे। वो दहशतगर्द अब मेजर अदनान जैसे हमारे जो जरी लड़ने वाले हैं, हमारे कमांडोज हैं, वो अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है, मुझे यूं लगता है कि मतलब ना लकीर के दूसरी साइड पे खड़ी होती है। कितने लोग मेजर अदनान के घर गए, क्या मेजर अदनान के कितने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपी के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जाके उनका जनाजा पढ़ा। ये वो तमाम और जितने शहीद हो रहे हैं केपी में अफवाज, मुसल्लह अफवाज के लोग, कितनों में वजीर आला जनाजों में जा रहे हैं। तो ये वो सवाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अभी तो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की एक पावर है, जिस तरह इसको नीचे कर ले, लेकिन तारीख पूछती रहेगी और तारीख माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और यकीनन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से। हर सियासी जमात को हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है जी, एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें, जो कुछ करना है करें, लेकिन मुल्की मुफाद को सामने रख कर करें। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान से जंग में भारत शिकस्त खुर्दा होने के बाद अपनी शिकस्त को भूल नहीं सका, और यकीनन मोदी सरकार जो है उसने क्रिकेट को भी जो है, यानी खेल के मैदान को भी जो है वो अपनी सियासत की नज़र कर दिया है। और कल हमने देखा था कि जो एशियन ट्रॉफी हुई थी, जिसमें भारत ने अच्छे खेल का मुजाहरा करके जो है वो फतह हासिल की थी, मगर अपने ही मूवमेंट और सेलिब्रेशन को जो है उन्होंने गारत कर दिया और उसका मज़ा किरकिरा कर दिया। पहले हमने देखा था कि हाथ मिलाने से लेकर और फोटो सेशन तक भारत जो है उसने अपनी एक कहते हैं कि हठधर्मी दिखाई, अपनी औकात दिखाई, बल्कि उसके बाद जो है ट्रॉफी लेने के से भी इनकार कर दिया। और चूंकि ट्रॉफी जो है वो एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब थे, तो उनसे ट्रॉफी लेना था, ट्रॉफी उन्होंने नहीं ली। और हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि ट्रॉफी लेनी है तो मुझसे लो वरना घर जाओ, और ऐसा ही हुआ फिर। खैर जी, भारत की इस घटिया हरकत पर जो है अब मौजू बदल चुका है, और वो ये कि भारतीय सिस्टम ने जो अच्छा खेला था भारतीय टीम ने जो, मगर अब मौजू ये हो गया है कि मोदी सरकार की जो गिरी हुई हरकत है, इससे जो क्रिकेट जैसा एक जेंटलमैन खेल है वो भी सियासत की नज़र हुआ है। भारत जो कि पहले सफारती तौर पर तना हुआ था, अब क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी हमें तना होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऑन शराजी तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। नसीम राजपूत साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर नसीम साहब, आपने वक्त दिया। सर, बड़ी डिबेट चल रही है, खेल में जो हार जीत तो होती है, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है और जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता वो यकीनन वो शिकस्त होती है उसको। और कल के मैच में भी यही हुआ, गो के पाकिस्तानी टीम ने कोशिश की, मगर ये ऑफ कोर्स वही बात आ जाती है, जो अच्छा खेला है वो सहरा उसी के सर गया। लेकिन सर, ये क्या इतनी गिरी हुई हरकत जो है भारत वो कर रहा है, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या खेलों की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो है क्रिकेट बोर्ड या कोई जो है टीम जो है वो अपनी सरकार की, अपनी हुकूमत की इतनी सियासी इन्फ्लुएंस में आ जाती है? देखिए शाजिया खान साहिबा, भारत की इजारादारी, भारत की गुंडागर्दी आज से तो नहीं है। अगर वो पैसा इस खेल में ज्यादा लेकर आते हैं तो वो उसका बरमिला इजहार हर जगह पे करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उनके अंपायर्स हो, उनके मैच रेफरी हो, जो फखर जमान का कैच दे दिया। क्रिकेट खेल में वो इस हद तक इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया खेल के साथ,
वो ऐसे ही कि जैसे किसी ट्रक के टायर के नीचे आपने टमाटर को रख दें, इस तरह उन्होंने क्रिकेट को रोन डाला है, खेल को रोन डाला है, खेल की स्पिरिट को रोन डाला है। देखिए, अगर आपने नहीं खेलना था, आपके जहन में वो 7-0 चल रहा था, आपके जहन में वो 10 मई की शिकस्त चल रही थी, तो आप खेलने नहीं आते। आपकी सूरत हाल तो ये थी कि आपकी पूरी आवाम आपके खिलाफ थी, आपका मीडिया आपके खिलाफ था, आपके अपोजिशन आपके खिलाफ थी। लेकिन चूंकि जे शाह साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, जब उन्होंने 2024 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था $170 मिलियन का, तो उस वक्त वो एसीसी के सरबराह थे और उस वक्त उन्होंने सिर्फ उस पैसे के लिए इज्जत पीछे रख के वो खेलने के लिए आ गए। लेकिन उन्होंने खेल की इज्जत को दागदार करके रख दिया। हाथ नहीं मिलाएंगे, फोटो सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, और ये तमाम चीजें ऐसी थी कि जिसको दुनिया में किसी ने भी पसंद नहीं किया। फखर जमान का जो आउट था, आपने स्टेटमेंट देखे होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के, माइकल क्लार्क के कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दम तोड़ चुकी। नासिर हुसैन ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अब कोई वजूद नहीं रहा। ये साबिक कप्तान और फॉर्मर टेस्ट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे। तो अगर मैं देखता हूं तो इंडिया ने जो कुछ किया, वो खेल को तो बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। वो जीतने में कामयाब हो गए, उन्होंने हमारे खिलाफ 3-0 किया इस एशिया कप के अंदर। और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी टीम 2 मरतबा मैच में ग्रिप लेने के बाद वो ग्रिप उनको थमा के आ गई और वो हम मैच देकर आ गए। और उसके बाद उनके कप्तान को ये कहने का मौका मिलता है कि अब तो पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं रही है, अब तो हम 8-0 करके आ रहे हैं, तो 8-0 के बाद तो राइवलरी नहीं रहती। लेकिन इस 8-0 में कम से कम 5 मैच ऐसे हैं जो पाकिस्तान भी जीत सकता था। ऐसा नहीं है कि वो मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकता था, वो मैच पाकिस्तान भी जीत सकता था। कल का मैच पाकिस्तान भी जीत सकता था। जो पाकिस्तान ने राउंड 4 का मैच खेला, वो भी पाकिस्तान जीत सकता था। तो उनके जहन में एक बात ये चल रही है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक सिस्टम पे बहुत काम किया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनका टैलेंट हमसे बेहतर दिखाई देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल ये सच्चाई है। उन्होंने फैसले मेरिट पे किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई। हमने अपनी क्रिकेट के हवाले से फैसले मेरिट पर नहीं किए, हमारे फैसले मेरिट पर दिखाई नहीं दिए। और अगर आप फैसले उठा के देखती हैं आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सलमान आगा टीम के कप्तान है, 111 के स्ट्राइक रेट पे आप समझती हैं उनकी टीम में जगह बनती है। देखिए, हमने 10 मई को जो फतवात हासिल की थी, वो हमारे दबंग किस्म के लीडर्स थे, हमारे फील्ड मार्शल साहब थे, हमारे एयर चीफ थे, हमारे नेवल चीफ थे। गलतियां जरूर हुई हैं हमारी तरफ से, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलतियां जरूर हुई हैं हमारी तरफ से, और इसीलिए मैंने ये बात की कि भाई जिसने अच्छा खेला, जीत का सहरा उसी के सर पे गया। लेकिन सवाल यही है उन साहब, हिंदुस्तान की तरफ से जो अब डिबेट चल रही है, मैंने पहले भी कहा कि वो जो मूवमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है ना, वो तो कहीं पीछे रह गई हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार कर जो है अब एक डिबेट शुरू कर दी है, जिसमें स्पोर्ट्समैन मेरिट की जो धज्जियां हैं, जिसका मुकाबला नहीं किया गया, वो तमाम डिस्कशन हो रही है। सर, भारत जो है वो अब तो हतमी फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान उसका असल हदफ है और उसको हर जगह पर जो है ना पाकिस्तान को टारगेट करना ही करना है। मोदी का ट्वीट देख लें आप, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जो है इस फतह को जोड़ लिया है। हालांकि मैं वही बात कर रही थी कि ये तो एक खेल का मैदान है और इसको भी एक डिप्लोमेसी का फोरम ही समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी सियासत ले आया। देखिए शाजिया, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को काफूर की शक्ल दी पाकिस्तानी फोर्सेस ने, उसके बाद मोदी सरकार को दुनिया भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, बल्कि वो ममालिक जो सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और जो जिनकी टेक्नोलॉजी, राफेल अगर आप बात कर लें, जिनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब बने हैं। अब अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपके जो बैरून मुल्क नाज़रीन हैं या भारत में जो लोग हमें देखते हैं कि आप पिछले 1 साल के स्टैट्स निकाल लें और आप देखें कि कितनी गेम्स में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। एक बहुत बड़ी तादाद आपके सामने आएगी और बहुत ठीक ठाक तादाद सामने आएगी। और अगर आप देख लें, अच्छा बाकी गेमों को तो छोड़े, हमने तो ओलंपिक में भारत को हराया होगा। अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल लिया, मुकाबले में कौन था उसके? भारत की नीरज चोपड़ा थे ना। तो हमने तो कितना गुड जेस्चर दिया था, यस, हमने तो ओलंपिक में भारत को हराया हुआ है। ये तो एशिया कप था। और जैसे नसीम राजपूत साहब कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसी मामलात हैं जो इंटरनल हमारी उसके अंदर आने चाहिए, बहस के अंदर। लेकिन मजमूई तौर पे
जो भारत ने किया वो कोई किसी तौर पे भी उसने खेल की खिदमत नहीं की। ऐसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, और हमेशा से हाथ मिलाना, गेम खत्म होने के बाद हारी और जीती हुई टीम का हाथ मिलाना, अंपायर्स के साथ हाथ मिलाना, फिर अवार्ड वसूल करना, फिर ट्रॉफी वसूल करना, ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक ट्रेडिशन है। और भारतीय जो खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज किया, और जिस अंदाज में भारत सियासत को खेलों में लेके आ रहा है, और मोदी अपना मुंह छुपाने की वो संदूर का कापूर जो उसके मुंह पे लगा है, उसकी जो बदबू है उससे बचने के लिए जो है, जो हार की एक हजीमत है जो उसे उठाने पड़ी, उससे बचने के लिए जो स्पोर्ट्स का सहारा ले रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर वो जो अरशद नदीम ने ओलंपिक जीता था, मेरे ख्याल में वो तो सबसे बड़ा टाइटल था, वो तो दुनिया का सबसे बड़ी जो है वो गेम्स थी, वहां पे जो अरशद नदीम ने जीता था। फिर मेरे ख्याल में उसके बाद तो नरेंद्र मोदी को ट्वीट ही नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सियासत और खेलों को अलग अलग रख के खेलों को इस अंदाज में बढ़ना देना चाहिए, और सियासत को, अगर आपकी मुसल्लह अफवाज कमजोर हैं, अगर वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से नहीं लड़ सकती, अगर वो बार बार शिकस्त खाती हैं और उनके हत्यारे पाकिस्तान में आते भी नहीं है और वहीं पे 6 राफेल गिरा दिए जाते हैं, तो फिर इस तरह करें, थोड़ा सा काम अपनी मुसल्लह अफवाज पे करें, उन्हें थोड़ा सा समझा लें। भारतीयों को तो समझ जाना चाहिए कि 06 जो है वो एक अटल हकीकत बन के रह चुकी है, और वो जब तक दुनिया कायम है तब तक वो वैसे कल तो शाजिया 06 बुमराह ने भी बताया कि हमारे राफेल इस तरह गुजरे थे, गिरे थे। तो ये बुमराह का जो एक स्टाइल था, उससे भी पता चल रहा था कि उन्हें भी मालूम है कि राफेल किस तरह गिरे। ठीक है नसीम साहब, अब आगे की स्ट्रैटेजी देखें। एक तो हमने बात की, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं कि हमारी क्रिकेट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम आगे अगर बात करें अभी कि ये तो दुबई में तो हमें एक, ये आपको पता है, न्यूट्रल वेन्यू था यहाँ पर, और यहाँ हमने इनका जो भारतीय थे उनका बिहेवियर देखा। अब आगे हमारे ख़वातीन प्लेयर्स जो है, ख़वातीन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी इंडिया जो है वो उनकी जो हॉस्टालिटी है उस पर भी अब बात उठाई जा रही है, क्योंकि भारत का निज़ाम इस वक्त बड़ा रिजिड है। तो उसके लिए पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, पहले मैं विमेंस की पे बात आने से पहले एक शाजिया साहिबा में बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान का जेस्चर बहुत अच्छा रहा। जिस वक्त तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब खुद वहां गए। सूर्या कुमार यादव को सबसे ज्यादा उन्होंने टाइम दिया था जब हाथ मिलाया था जी। और उसके बाद एक आग लग गई थी जब सलमान आगा से हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव ने, इंडिया में एक आग मच गई थी। तो हमारा जेस्चर पॉजिटिव रहा। मोहसिन नकवी साहब एंड तक ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे कि खेल को खेल रहने दो, तो वहां तो हम बहुत अच्छा जेस्चर देखे हैं। और जो उनका मास्टर स्ट्रोक है वो ये कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्होंने ये बात तय कर ली कि अब 2028 तक अगर इंडियन टीम नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगी। और आपकी विमेंस क्रिकेट टीम इंडिया खेलने नहीं गई है। जो उन्होंने बात की थी वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी, क्योंकि हमारी कोई टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। ये बात 2028 तक मोहसिन नकवी साहब तय कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। यही वजह है कि हमारे मैचेस को, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के मैचेस को श्रीलंका में रखा गया है। तो हम अपनी जो भी खेल के लिए बेहतरी हो सके उसमें भी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अपनी रेस्पेक्ट के आगे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और हमारी विमेंस क्रिकेट टीम का श्रीलंका में होना एक बहुत बड़ा पैगाम है। और आप ये एशिया कप तो इंडिया में होना था, वो पूरा अपना एशिया कप उठा के इमारात में लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें एडवांटेज मिला था कि एक ही होटल में ठहरना है, एक ही ग्राउंड में खेलना है, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी है, वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिलना था, वो हमें नहीं लेने दिया उन्होंने। वो पूरा इवेंट उठा के यहाँ लिया है। तो हमें इंडिया पे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जो हालात उनके इंटरनेशनली हुए हुए, हर जगह से उनको जिस तरीके से लताड़ा जा रहा है, मैं इस तरह लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मोदी साहब को और उनकी हुकूमत को, तो इसी तरीके की आप उनसे तवक्को करें। लेकिन हमारा जेस्चर बहुत अच्छा रहा। और जहां तक आपने टीम की बात की है, ये बड़ी लंबी बहस है, मैं सिर्फ एक बात आपको कह के जाऊंगा, लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही थी कि आफ्टर एशिया कप इस वक्त टीम को सपोर्ट करें, हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो आपको सबसे पहले अपने लीडर पे काम करना है। सलमान आगा इज अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, वेरी गुड ओडीआई प्लेयर। वो फ्यूचर में टेस्ट के कप्तान बनने की भी सलाहियत रखते हैं और ओडीआई के भी, लेकिन नॉट फॉर T20। हमें जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। और कई सारे प्लेयर, साइम अयूब को आप आराम दो, हुसैन तलत नहीं होने चाहिए, वो इस ब्रांड के क्रिकेटर इंटरनेशनल सतह पे प्रूफ नहीं कर पा रहे, या हारिस खान को नहीं होना चाहिए, तो इनकी जगह नए लोग रहे। बाबर आजम को लाना चाहिए 3 नंबर पे, नॉट एज ओपनर, नॉट एज कैप्टन।
तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब सोचेंगे और वो एक एक खिलाड़ी के कंधे में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। जब मैच से एक दिन पहले जो वो मोटिवेट कर सकते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान टीम मैच ग्रिप भी कर लेती है, उसके बाद मैच देकर आ आप जाती क्या है। समझ रहे हैं? तो क्योंकि खैर शुरू में ये तो उनकी परेशानी तो बहुत नसीम ज्यादा होगी। शुरू में तो ठीक ही खेला था और जिन ओवर में हल्के बॉल हुए थे उस ओवर में जो है पाकिस्तान को 45 या 50 रन स्कोर करने चाहिए थे। हमारे लड़के जो हैं वो खड़े भी रहे, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कल के मैच में क्या गलती हुई है? देखिए, हमने वही गलती दोहराई शाजिया जो गलती हमने की थी इंडिया के खिलाफ राउंड मैच में। उस वक्त भी हमें आगाज मिला था 91 फॉर 1 इन 10 ओवर्स। 10 ओवर में आपके 91 रन बन गए, जहां पे आपकी टांगे कांपी हुई थी इंडिया के खिलाफ। वहां पे खुद कप्तान का आना, हुसैन तलत का आना, जिसने हमारे 20-25 रन कम कर दिए, क्योंकि जो इन्फॉर्म बैटर्स थे, शाहीन से रन हो रहे थे, फहीम अच्छी बैटिंग कर रहे थे, नवाज का भी बड़ा खराब रोल था उस मैच में। और फिर हमने उस गलती से नहीं सीखा। हमने यहाँ पे 4 नंबर पे हारिस को जरूर भेजा, लेकिन उसके बाद हम चांस ले सकते थे। हमने 7 ओवर खेलने थे, हमने कोई 70 ओवर नहीं खेलने थे। तो हम फहीम को भी भेज सकते थे, हम शाहीन शाह अफरीदी को भी भेज सकते थे, हम नवाज को भी भेज सकते थे, लेकिन पहले कप्तान खुद आए, फिर हुसैन तलत को भेजा। तो अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, और फैसले हमें करना पड़ेंगे नेक नियति पर मबनी। वैसे जो नसीम डिजर्व करता नसीम है एक मुहावरा उसको है मौका कि दें। गलती बार बार हो तो फिर वो गुनाह में तब्दील हो जाती है। मेरा ख्याल है गुनाह की गुंजाइश नहीं है क्रिकेट टीम में। बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देखिए ना, आप ऑन अ ट्रॉट 8 मैच हार चुके हैं, उनमें से 5 ऐसे थे जो आप जीत सकते थे। आपको वर्ल्ड T20 का मैच याद होगा, न्यूयॉर्क में 48 गेंदे 48 रन 8 विकेटें बाकी थी, हमारी टीम वो मैच नहीं जीती। ठीक है। तो हम जिगरा मिस कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब इनमें जिगरा डालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जो जिगरा हमारी फोर्सेस ने दिखाया है, मेरे ख्याल है हमारी क्रिकेट टीम को भी क्रिकेट के मैदान में दिखाना ठीक है। चाहिए, और अच्छा, कौम यही ठीक। एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है कौन साहब, अब हम भारत की जिस तरह के हवाले बात कर रहे हैं कि भारत ने अब क्रिकेट को भी जो है वो सियासत की नज़र कर दिया है, ये तो हमें अब नज़र आ रहा है कि भारत दिफाई तौर पे मार खा चुका पाकिस्तान से, मुआशी तौर पर भी अब जो है वो डाउन साइजिंग में जा रहा है। जिस तरह से उस पर यूएस ने जिस तरह से टैरिफ लगा रहा है, डिप्लोमेसी उसकी ख़त्म हो गई है, आइसोलेट हो चुका है भारत। अब एक रह दे कि बस खेल ही का मैदान बचा है। आपको क्या लग रहा है इसमें भी भारत जो है वो आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए शाजिया, पहले तो जो नसीम राजपूत साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि बाबर आजम को खिलाना चाहिए T20 में, और 1 डाउन पोजीशन पे वो मास्टर प्लेयर है, और उनकी जो क्रिकेट है और कवर ड्राइव, बड़े दुनिया के मशहूर तरीन क्रिकेटर्स उसकी तारीफ करते हैं। जो बात आप कह रही हैं, ये मोदी साहब ने जो आज ट्वीट किया है, या जिस अंदाज में वो सियासत की नज़र खेलों को कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक लोकल ऑडियंस के लिए है, ये उनके डोमेस्टिक मामलात के लिए है। उनको बड़ी मतलब ना मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वक्त अपने मुल्क में, आगे कुछ इलेक्शंस आ रहे हैं, और वो 56 की छाती वाला जो वो नारा लगाते थे, वो सारा कुछ ना इस तरह है कि पानी का बुलबुला साबित हुआ है। तो इसलिए वो डोमेस्टिक अपने वोटर्स को अपनी तरफ मोटिवेट करने के लिए या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की हरकतें फरमा रहे हैं। और वहाँ पे जो कांग्रेस है, जो उनकी अपोजिशन जमात है, वो उनको बुरी तरह एक्सपोज कर रही है। एक तरफ वहाँ पे एक्सपोज हुए और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सतह पे एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो मोदी साहब कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से कर। ठीक है, चले मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ये तो बात साफ जाहिर है कि मोदी ने जो है वो क्रिकेट को एक्सटेंशन दे दी है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान उसका हदफ है। अब पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को तैयारी करनी है, दिफाई तौर पर हम तैयार हैं, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी जा रही है, हमारी मईशत जो है वो बूम हो रही है, लेकिन हमारी जो क्रिकेट है हमें उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक टारगेट हमें भारत की तरफ से मिला है जो हमने साबित करके दिखाया। तो अब हमें क्रिकेट के मैदान में भी साबित करना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।